गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज मैं आपको रेस्पायरेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाकर उसके आगे क्या पढ़ना है वो बताना चाहता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वीडियो में बायोलॉजी का जो सेक्शन है उसे मैं एक सिलसिलेवार से बताते जा रहा हूँ कि 10th क्लास के सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो आज का वीडियो जो है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि रिस्पायरेशन क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन क्यों होता है, एनारोबिक क्यों होता है, क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, ये सब मैंने बताया था। इसी पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पायरेशन इन प्लांट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स होता क्या है, मतलब प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है, ये हमें जानना है। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि रिस्पायरेशन इन प्लांट में क्या पढ़ना है, प्लांट कहाँ से से एनिमल में रिस्पायरेशन होता है। वैसे ही प्लांट में भी रिस्पायरेशन होता है। जैसे एनिमल को एनर्जी का जरूरत होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस करने के लिए, वैसे ही प्लांट को भी जरूरत होता है। जैसे एनिमल रिस्पायरेटरी गैसेज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही प्लांट भी करते हैं। बट एनिमल में ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, क्योंकि एनर्जी का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन प्लांट में उसके कंपेयर में थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं। तो रिस्पायरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल और प्लांट में थोड़ा अंतर है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एनिमल और प्लांट। ओके, तो एनिमल में फास्टर होता है रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है, लेकिन प्लांट में स्लो होता है। एनिमल में जो रिस्पायरेशन होता है वो एक यूनिट होता है जिसका नाम है लंग्स, लेकिन प्लांट्स में आपके रूट से भी हो सकता है, प्लांट से, स्टेम से भी हो सकता है और लीफ से भी हो सकता है। एनिमल में ऑक्सीजन गैस जो रिस्पायरेटरी गैस है उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं मोर ट्रांसपोर्टेशन, पर इसमें लेस ट्रांसपोर्टेशन। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो एनिमल में ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होता है, लेकिन जो एनिमल होता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन उसके बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब कुछ कारण है जिससे कि प्लांट एनिमल से अलग है रिस्पायरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग यहाँ समझ चुके हैं। अब मैं बारी बारी से आता हूँ कि एनिमल में रिस्पायरेशन कैसे होता है, तो प्लांट में। तो प्लांट में जो रिस्पायरेशन होता है, बोल सकते हैं रिस्पायरेशन थ्रू रूट्स। एक रूट से होता है, स्टेम से होता है और लीफ से होता है। तो मैं सबसे पहले रूट और स्टेम और लीफ इन सब को बताने से पहले एक छोटा सा टॉपिक आपको बताता हूँ जिसका नाम है डिफ्यूजन। देखिए, डिफ्यूजन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है। ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इसमें इतना जानना डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग आउट। सिंपल सा बात, अगर कोई चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा है और इसके चारों तरफ बहुत सा है,
तो ऑटोमेटिकली ये जो बहुत सा हायर कॉन्सेंट्रेशन वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर आना चाहता है। ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह जाना, कब? जब एक तरफ बहुत कम हो और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा हो। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर ट्रांसफर होना शुरू होता है। दिस इज डिफ्यूजन। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल सा बात है, अगर ये कोई है और यहाँ पर बहुत सा ज़्यादा कुछ पानी है और यहाँ पर बहुत मतलब यहाँ पर बाय द माने स्वीट मीठा पानी है और यहाँ पर सिंपल है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है तो इधर की ओर जाकर ये मिक्स हो जाएंगे और सारे इक्वल पोर्शन में हो जाएंगे। मैं यही बताना चाह रहा था, दिस इज द डिफ्यूजन। और मैं डिफ्यूजन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगा आपको, यहाँ पर रूट में, स्टेम में, हर जगह ज़रूरत पड़ेगा। देखिए, तो रूट के थ्रू कैसे होता है, एकदम सिंपल वे में आपको बताता हूँ। प्लांट जो लगे होते हैं रूट के थ्रू वो सॉइल में लगे होते हैं, ओके। तो प्लांट जब सॉइल में होता है, उसका रूट पार्ट नीचे होता है, तो आप रूट पार्ट में आप देखे होंगे कि उसमें छोटे छोटे धागे जैसा होता है, रूट हेयर बोलते हैं उसको। वो एपिडर्मल सेल का बना होता है। तो वो जो रूट हेयर है वो सॉइल के हर पार्ट में चला जाता है। जैसे अगर मान सकते हैं ये रूट है, ठीक है ना, ये रूट है, तो ये सॉइल के हर पार्ट में चला जाता है, एक एक रूट। इसमें जो हेयर होते हैं रूट हेयर, तो ये जो रूट हेयर है वो सॉइल के मतलब सॉइल जो घेरे होता है उसके बीच बीच में चला जाता है और सॉइल के बीच में गैप्स होते हैं जिसमें O2 गैस होता होगा, नॉर्मल है। तो वहाँ से वो O2 गैस को खींचता है, कौन? ये रूट हेयर। अब क्यों खींचेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया, खींचने के पीछे यही कारण है क्योंकि सॉइल के पास बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है लेकिन रूट के पास तो बहुत कम ऑक्सीजन है। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉइल में और लोअर कॉन्सेंट्रेशन रूट हेयर में, तो हायर टू लोअर जाएगा ना, यस जाएगा। तो इसके कारण डिफ्यूजन के थ्रू ये चला आता है, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, बस सिंपल सा यही। और यही फिर होता है, अंदर ऑक्सीजन चला गया, फिर अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ, रिस्पायरेशन के बाद जैसे CO2 बना, तो प्लांट में ज़्यादा CO2 और सॉइल में CO2 कम। तो प्लांट में जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है, सॉइल में लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उधर CO2 चला गया। तो इस तरह से ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना हो जाता है। एंड इसी तरह से होता है रिस्पायरेशन इन प्लांट थ्रू रूट्स। तो और भी बहुत बार आप देखते हैं कि जब कोई मतलब अगर प्लांट को, अगर रूट को एयर ना मिले, इट मीन्स ऑक्सीजन ना मिले, तो वो क्या करता है, वो प्लांट मर जाता है, डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, उसके रूट को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। अब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ये क्या कारण है, तो आप जानते हैं, इसके पहले मैंने आपको टॉपिक बताया, ऑक्सीजन ना मिलना इट मीन्स एनारोबिक रिस्पायरेशन करना। एनारोबिक रिस्पायरेशन ना करना इसका मतलब एथेनॉल बनाना, एथेनॉल बनाना तो डेड हो जाना, ठीक है ना, यही इसका मतलब होता है। वाटर लॉग्ड आप पढ़ेंगे, जब आप अपना बुक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जब वाटर लॉग हो जाता है, पानी से पूरा भरा हुआ होता है जड़ बहुत समय तक, 2-4 दिन नहीं लेकिन बहुत समय तक जब वाटर लॉग हो जाता है, डूबा होता है, तो वो प्लांट मरना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि जब पानी जड़ों में चला जाता है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और प्लांट में थोड़ी ना गिल है कि वो मछली जैसा डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में जो मिला हुआ ऑक्सीजन उसको खींच सकता है, नहीं, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है और जिसके कारण वो मर जाता है। तो ये था रिस्पायरेशन थ्रू रूट। अब हम जानेंगे रिस्पायरेशन थ्रू स्टेम। तो रिस्पायरेशन थ्रू स्टेम ये भी बहुत इजी है, ठीक है। रिस्पायरेशन थ्रू स्टेम, इसको जानने के लिए आपको स्टेम भी 2 टाइप का बोल सकते हैं। एक होता है जो वो टेंडर स्टेम होता है, पतले पतले पौधे होते हैं तो उनका स्टेम, और एक बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनका स्टेम। तो जो पतले पतले पौधे होते हैं उनका स्टेम होता है, तो उनके स्टेम में स्टोमाटा ही होता है, जैसा कि प्लांट लीफ में होता है। लेकिन जो बड़े बड़े मोटे मोटे होते हैं ना, उनमें बड़े बड़े मोटे मोटे पौधे हो गए, ठीक है ना, तो उनमें जो ये जो होता है यहाँ लेंटिसेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स सिंपल है, वहाँ स्टोमाटा की तरह पोर हो जाता है यहाँ पेड़ के छाल में, उनसे रिस्पायरेशन करते हैं, इट मीन्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं,
ठीक है ना, और कुछ प्रोसेस नहीं है, सिंपल यही है। अब ये पार्ट है तो इस पार्ट में बहुत से छोटे छोटे छिद्र होंगे, बहुत छोटे छोटे पोर होंगे, और इस पोर्स में क्या करेंगे, एलएनटी सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, रिस्पायरेशन होगा, उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा वो बाहर चला जाएगा। दिस इज द प्रोसेस कि प्लांट में कैसे होता है। तो एक रूट के थ्रू मैंने आपको बताया, एक मैंने बताया आपको स्टेम के थ्रू, और अब आगे जानेंगे कि हम किसके थ्रू, तो लीफ के थ्रू होगा। ओके, तो पहले अगर आपको लगता है तो पहले फिर से आप प्लीज़ इसको देखकर एक बार इसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं अब आपको बताऊंगा प्लांट में लीफ के थ्रू कैसे होता है। ओके, तो अब हम जानेंगे कि रिस्पायरेशन थ्रू लीव्स। देखिए ये भी बहुत आसान है। लीव्स मतलब पत्ते। तो प्लांट में स्टोमाटा होता है, आप जानते हैं, ठीक ना। प्लांट जो होता है उसमें लीव्स होते हैं, और वो जो लीव्स होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसमें, तो उससे प्लांट में क्या होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस मतलब कि ऑक्सीजन का एंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देना, तो इसी से होता है। और प्रोसेस कौन सा होता है, डिफ्यूजन। ओके, लेकिन अब हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट में रिस्पायरेशन तो लीव्स में होता ही है डे टाइम में, और डे ही टाइम में एक और भी प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस दिन को होता है, मैंने आपको उल्टा कर दिया, मैं सिंपल समझाता हूँ। रिस्पायरेशन प्लांट में दिन भर तो होता ही है डे टाइम में, और नाइट में भी होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है सिर्फ दिन को होता है। ओके, तो इससे अब हमें पता करना पड़ेगा कि जब रिस्पायरेशन भी होता है, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, आपको मैंने पहले ही बताया दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। जहाँ रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन गैस लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ा जाता है, वहीं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। ओके, तो फिर प्लांट में लीफ में जो ये प्रोसेस होता है, इसको मेंटेन कैसे किया जाता है, गैस का जो एक्सचेंज है कैसे होता है, ये एक्सचेंज जो होता होगा तो फिर नेट कौन सा गैस बच जाता होगा, क्योंकि एक तरफ से दिन को ये किया फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसको चाहिए, और उधर रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, तो किस तरह से होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए जैसे डे टाइम लेते हैं, तो डे टाइम में क्या होगा, एक रिस्पायरेशन होगा और क्या होगा, एक फोटोसिंथेसिस, दोनों होगा। तो देखिए डे टाइम में इसको चाहिए O2 और ये देता भी है O2, तो ये फोटोसिंथेसिस में जितना भी प्रोसेस, जितना भी बना ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये सब ऑक्सीजन इसको मिल जाता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा ही ऑक्सीजन मिलता है, मतलब कि इसमें रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन वो बच जाता है, रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन बच जाता है। तो कहने का मतलब ये जो बच्चा, ये क्या हो जाएगा, डिफ्यूज आउट हो जाएगा, बाहर निकल गया, मतलब ज़्यादा डे टाइम में, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डे टाइम। लेकिन जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बात आता है, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, ओके, तो क्योंकि रिस्पायरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये ले लेगा, सारा ले लेगा ना, दिन हो या रात हो, सॉरी मैं दिन के बारे में बात कर रहे थे, दिन में तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लेगा, तो इसको और भी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि ये सिंपल थोड़ा सा ही कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और इसको बहुत बड़ा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, तो इसको कहा जाता है कि इसे डिफ्यूज इन करना पड़ता है, क्या, CO2, और CO2 से लेना पड़ता है। तो मैं जो बताना चाह रहा था कि नेट गैस, जो बोल सकते हैं गैस एक्सचेंज, नेट गैस एक्सचेंज में बोला जाएगा, तो डे टाइम में रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन मतलब बहुत सा, मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट करता बहुत सा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में बहुत सा ऑक्सीजन बनता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में चाहिए, लेना पड़ता है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट। ओके, ये डे टाइम का हो गया, और जस्ट इसके अपोजिट में ऊपर आपको समझा देता हूँ। अगर नाइट के बारे में बात करें, तो नाइट के बारे में सिंपल रिस्पायरेशन सिर्फ होता है। ओके,
फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं क्योंकि उसके लिए लाइट चाहिए। तो ये ऑक्सीजन का इसका ज़रूरत पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इसको छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा ये क्या होगा, डिफ्यूज इन, और ये क्या होगा, डिफ्यूज आउट। ओके, तो ये मुझे समझाना था आपको कि लीफ के, जब लीफ से होता है स्टोमाटा के थ्रू जब डिफ्यूजन प्रोसेस से, तो उस समय क्या होता है। तो आइए अब एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। मैंने अब इसमें बताया कि प्लांट भी रिस्पायरेशन करता है जैसे एनिमल करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट में जो होता है उसमें भी एनर्जी का जरूरत पड़ता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि प्लांट और एनिमल में क्या अंतर है रिस्पायरेशन में। एक में लंग्स से होता है, एक में 2-3 बड़ी पार्ट से होता है, एक फास्टर होता है, एक में स्लो होता है, एक में बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक में बहुत कम होता है। उसके बाद मैंने डिफ्यूजन बताया। फिर मैंने बताया कि प्लांट में रूट से कैसे होता है, रूट हेयर जाकर लीफ में चला जाता है, सॉइल में जाता है, सॉइल से वो जितना भी गैसेज है सबको खींच लेता है डिफ्यूजन प्रोसेस से। उसके बाद मैंने स्टेम में बताया कि लेंटिसेल्स होते हैं, और अब इसके बाद ये बताया कि रूट में भी होता है स्टोमाटा के थ्रू, और उसमें भी 2 प्रोसेस होता है क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी लीफ में होता है और क्या कहते हैं रेस्पायरेशन भी होता है। तो इस कारण से ये थोड़ा इस तरह से होता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पहले आप इसको थोड़ा देख लीजिए, फिर मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि अदर एनिमल्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है। ओके, तो अब हम सब बात करेंगे, प्लांट में तो हो चुका है। अब हम बात करेंगे कुछ एनिमल हैं। देखिए ह्यूमंस के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं, अदर एनिमल, ठीक है ना, बोल सकते हैं अदर एनिमल, उनमें रिस्पायरेशन कैसे होता है। ओके, तो जब हम डिफरेंट एनिमल का बात करेंगे तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रिस्पायरेशन। अलग अलग एनिमल अलग अलग मोड ऑफ रिस्पायरेशन है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल क्या, जैसे सबसे पहला नाम लेंगे यूनिसेलर। अब जितने भी यूनिसेलर का नाम लीजिए, तो यूनिसेलर एनिमल। तो यूनिसेलर एनिमल जितने भी होते हैं उनमें जो होता है इम्पॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन से करते हैं। आगे आप लिख लीजिएगा। सेकंड, अर्थबॉर्म, अर्थ, ठीक है, अर्थबॉर्म हो जाते हैं। बहुत से जो कि जमीन के अंदर रहते हैं, तो वो जो करते हैं अपने स्किन से करते हैं रिस्पायरेशन का प्रोसेस। स्किन के थ्रू ही ऑक्सीजन को लेते हैं, फिर उसी से छोड़ देते हैं। ओके, फिर और वे लेते हैं एक्वाटिक एनिमल। बहुत सा एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मछली हो गया, फिश, प्रॉन, बहुत से हैं ऐसे। तो उनके पास अपना एक होता है जिसको कहते हैं गिल्स। वो ना पानी में, क्योंकि वाटर H2 होता है ना, तो पानी में से ऑब्जर्व कर लेते हैं ऑक्सीजन को और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। उसके बाद 4th नंबर इंसेक्ट। बहुत से इंसेक्ट का नाम आप भी जानते होंगे। ग्रास होपर हो गया, ओके, ग्रास होपर हो गया, कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लावर, मॉस्किटो। तो इनके बॉडी में टिन्नी होल्स होते हैं, टिन्नी होल जिसको कहते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है ना। इनके बॉडी में टिन्नी होल्स होते हैं जो कि स्पाइरिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हैं, उन्हीं के बॉडी में एयर ट्यूब जिसको बोलते हैं ट्रैचिया, इन सब से होता है उनका। ओके, मैं सबको बारी बारी से आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक बता देता हूँ कि सबका रिस्पायरेटरी ऑर्गन सबके पास होता है और कैसा होता है, क्या होता है जो। अब लैंड एनिमल, जो जमीन पर रहते हैं एनिमल, सब हो जाएगा। लॉयन, ह्यूमन, सब, ठीक है ना। ये जितने भी हैं इनके पास लंग्स होते हैं। ओके, इन सब के पास क्या होता है, लंग्स होते हैं। ये सारे अंदर स्किन में, इनके अंदर लंग्स में जाता है पहले ऑक्सीजन, और अंदर ऑक्सीजन सारे जगह पूरे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू चला जाता है, फिर सारे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू आकर सब लंग्स से बाहर फेंक दिया जाता है। दिस इज द रिस्पायरेशन। तो ये मैं बताया रिस्पायरेटरी, बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन,
ओके। मैं थोड़ा जल्दबाजी में जब लिखता हूँ तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ, ठीक है ना। इसको आप सोचिएगा मत ज़्यादा, क्योंकि आपको जिससे मतलब है वो चीज़ देखिए। तो पहले आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आगे आपको और भी बहुत सी चीज़ बताना है वाला। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, पहले मैं इन सब चीज़ के बारे में आपको बताया ना, एक बात बताना है। लंग्स, गिल्स और चलिए ट्रैचिया का ही नाम ले लेते हैं। ये जो तीनों है ना, ये तीनों अलग अलग जरूर हैं, सब एनिमल में अलग अलग होता है, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है। एक चीज़ नहीं, तीन चीज़ कॉमन है। पहला, सब में लार्ज सरफेस एरिया होता है। ओके, सब में लार्ज सरफेस एरिया होता है, सब में। ओके, सबका सरफेस एरिया लार्ज होता है। उसके बाद दूसरा है ताकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल सके। दूसरा है सब इजी डिफ्यूजन, सब में इजी डिफ्यूजन होता है। इवन लंग्स में भी मैंने आपको बताया होगा कि लंग्स में भी इजी डिफ्यूजन होता है। उसके बाद सारे जो होते हैं, मतलब कहा जा सकता है जितने भी हैं, सब में ब्लड सप्लाई, मतलब एयर जो पहुंचता है ब्लड के थ्रू पहुंचता है। तो मैं ये इसलिए बताया क्योंकि ये तीनों में कॉमन होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताना, जो एनिमल पानी में रहते हैं, जो भी एनिमल पानी में रहते हैं, तो उनका जो रिस्पायरेटरी, उनका जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, रिस्पायरेशन के थ्रू जो वो ब्रीथिंग करते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस है, वो ज़्यादा होता है, फास्टर होता है। किसके कंपेयर में? टेरेस्ट्रियल एनिमल जो भी हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट, हम सबसे मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है वो फास्टर होता है एक्वाटिक एनिमल में रादर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्योंकि एक्वाटिक एनिमल पानी से, वाटर से H2 जो डिजॉल्व H2 है उसको खींचता है, तो उसको तेज ब्रीथिंग करना पड़ता है, बहुत तेज। लेकिन अगर बात करें टेरेस्ट्रियल एनिमल का, तो उनको बहुत ज़्यादा सराउंडेड में एयर है, उस सारे एयर को ईजिली लेते हैं। तो इस कारण से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज फास्टर इन एक्वाटिक प्लांट देन या रेदर देन टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो आपको बताना पड़ेगा द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन aquatic plant is more because aquatic plants और animals क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो बहुत ही तेज रिस्पायरेशन ब्रीथिंग करना पड़ता है। तो चलिए, ये था एक इम्पॉर्टेंट टर्म तीनों के बीच। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि सब इंपॉर्टेंट ही होता है, एक बार आप सुन लीजिएगा ध्यान से। बायोलॉजी बहुत हार्ड नहीं है, और मैं इसीलिए सोच रहा हूँ कि बायोलॉजी को आपको इजी पढ़ाऊँ। थोड़ा वीडियो बड़ा जा सकता है, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप अगर ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको 10th में बायोलॉजी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप इधर उधर से पढ़िए। सिंपल वीडियो देखिए, और ज़्यादा भी नहीं पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े 11th-12th का वीडियो देख रहे हैं, 11th-12th का पढ़ रहे हैं, और वो आपको पता चला कि आप उसी में घुसे रह गए और आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ पाए। तो एक एक्सपीरियंस जो होता है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि बस जो मैं बता रहा हूँ उतना करते जाइए, आपके बुक को फॉलो कीजिए। मैं एक बार बताता हूँ, उसके बाद बुक को ध्यान से देखिए, तो आपको बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में बिंदास लिख कर आइएगा। ओके, सो अब हमें आगे जो जानना है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब सबके बारे में मैंने आपको बताया था कि अब हमें रिस्पायरेशन इन प्लांट पढ़ लिए हैं। अब हमें पढ़ना है रिस्पायरेशन इन अमीबा। सॉरी, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग का मिस्टेक मैं बहुत करता हूँ। रिस्पायरेशन इन अमीबा। अब अमीबा में रिस्पायरेशन अगर एग्जाम में आ गया तो पहला बात, अमीबा जो होता है रिस्पायरेशन जो करता है सेल मेम्ब्रेन से करता है। दूसरा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से करता है। एकदम सिंपल, सेल मेम्ब्रेन से, डिफ्यूजन से। कैसे करता है? पानी में होता है वो, उसके सराउंडेड में पूरा वाटर होता है। ओके, तो वो क्या करता है, उसके सेल मेम्ब्रेन होता है, उससे ऑक्सीजन अंदर आता है। अंदर छोटा सा तो बॉडी होता है, अंदर ऑक्सीजन को पूरा घिर जाता है, पूरा ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब ऑक्सीजन पूरा मिल जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि
ऑक्सीजन मिला तो उसके बाद रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, CO2 बाहर निकलेगा, CO2 बनेगा, CO2 फिर उसी वो वैसे ही पानी में बाहर चले जाते हैं। तो अमीबा में जो रिस्पायरेशन होता है इस तरह से आप याद रखिएगा, आप एग्जाम में लिख कर आइए, आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, तो रिस्पायरेशन में सबसे बड़ा अमीबा में रिस्पायरेशन, पैरामेशियम में रिस्पायरेशन, प्लानेरिया में रिस्पायरेशन, सब यूनिसेलर हैं और सब में सेम वे में रिस्पायरेशन होता है। डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आ जाते हैं, तुरंत बॉडी में फैल जाते हैं, तुरंत रिस्पायरेशन हुआ, CO2 भी उसी रास्ते से बाहर निकल गया। देखिए होता क्या है ना कि जो सिंगल सेल एनिमल होते हैं ना, उनके पास तो एक सेल होता है और उनका बॉडी का वॉल्यूम भी बहुत ही छोटा होता है, तो उनमें डिफ्यूजन के थ्रू ही काम चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम चाहेंगे कि डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो बड़े बड़े एनिमल में किया जाए, जैसे ह्यूमन वगैरह में हो, डिफ्यूजन से ऑक्सीजन गैस को पहुंचा दिया जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम सब के बॉडी में बहुत बहुत जगह उसको ट्रैवल करना पड़ेगा ऑक्सीजन को, और बहुत ही जल्दी। तो उसके लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड होता है, और ये ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में हमारे हर पार्ट में ऑक्सीजन पहुंचता है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचता है, जबकि अमीबा, पैरामेशियम, प्लानेरिया इन सब में डिफ्यूजन के थ्रू ही पहुंच जाता है और बड़े एनिमल में नहीं पहुंच पाता। बड़े एनिमल को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए और ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर हर जगह पहुंचाएगा। अब मैंने बोला आपको ऐसा, मैंने क्यों बताया ये बात, तो मैं इसलिए बताया क्योंकि आपके NCERT के जब आप NCERT फॉलो कीजिएगा तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। मतलब ये टर्म लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन जो होता है इनसफिशिएंट हो जाता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस इनसफिशिएंट होता है किन में, लार्ज एनिमल में, ठीक है ना, जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें। क्यों, जबकि यूनिसेलर में डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि, तो आप बोलेंगे क्योंकि डिफ्यूजन जो है लार्ज मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में इनसफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि लार्ज मल्टीसेलर जो होते हैं उनमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होते हैं और बहुत बड़े बहुत ज़्यादा सेल होता है, मल्टीसेलर होते हैं, और मल्टीसेलर है तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो इस कारण से डिफ्यूजन इनसफिशिएंट होता है मल्टीसेलर में, लेकिन डिफ्यूजन सफिशिएंट होता है यूनिसेलर में, क्योंकि यूनिसेलर में एक सेल होता है, उसी में तो पूरा फैलना होता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो आप जानते ही हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये NCERT का, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन यही बनता है कि मल्टीसेलर, लार्ज मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन का प्रोसेस से क्यों नहीं हम ऑक्सीजन भेज सकते हैं, तो क्योंकि मल्टीसेलर मतलब बहुत सा सेल, और बहुत सा सेल मतलब कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो इसके लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और यही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, वो क्या करता है, सारे ऑक्सीजन को ले जाता है और ऑक्सीजन को ले जाकर सारे बॉडी में छोड़ देता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लाकर लंग्स तक पहुँचाता है, फिर लंग्स इसको बाहर कर देता है। तो ये मैं आपको बता रहा था अमीबा, और अमीबा के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे आगे कि अर्थबॉर्न में कैसे होता है रिस्पायरेशन। ओके, ओके, तो अब हम आज का आई थिंक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिस्पायरेशन इन अर्थबॉर्न। देखिए आपको जाकर एग्जाम में क्वेश्चन आता है अर्थबॉर्न के बारे में, तो बिंदास होकर सिर्फ लिखिएगा अर्थबॉर्न में मॉइस्ट स्किन होता है। तो अर्थबॉर्न जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है वो किसके थ्रू करता है, स्किन के थ्रू करता है। वो क्या करता है कि जब वो मिट्टी में रहता है तो स्किन जो उसका होता है उसी से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को लेता है, अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, CO2 बाहर निकलता है और स्किन के थ्रू ही छोड़ देता है। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं लीजिएगा, सिंपल है, क्योंकि वो होता है क्या, सरफेस पर होता है, तो सरफेस पर से ही ऑक्सीजन को वो खींच लेता है और उसके बाद डिफ्यूजन के प्रोसेस से, और डिफ्यूजन के प्रोसेस से खींचकर फिर वो क्या करता है, तो वो उसको क्या कहते हैं, फिर वो मतलब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा तो CO2 तो बाहर रहेगा ही, तो उसके बॉडी में CO2 होता है, फिर CO2 को वो स्किन के थ्रू ही बाहर निकाल देता है। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे जो बताना था लास्ट इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है रिस्पायरेशन
रिस्पायरेशन इन फिश, ये आज का लास्ट टॉपिक है, रिस्पायरेशन इन फिश। तो फिश में रिस्पायरेशन आप भी बताइए किससे होता है? गिल्स से। दोनों हेड, जैसे फिश ऐसे होता है तो उसके दोनों हेड में, ठीक है ना, गिल्स होते हैं। तो जब ये पानी में रहता है, वाटर में होता है, तो जब ये गिल्स, दोनों तरफ गिल्स होते हैं, तो गिल्स के थ्रू जैसे ही वाटर पास करता है तो वो गिल्स क्या करता है, वो गिल्स में पानी चले जाते हैं। तो पानी जैसे ही जाता है तो वहाँ जो वाटर का क्या होता है, H2O, ये H2 और ये O ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को वो गिल्स एक्सक्रेट करता है। मिला हुआ वाटर में दोनों चीज मिला हुआ, इस मिले हुए से ऑक्सीजन को खींच लेता है गिल्स और पूरे बॉडी में ये फैला देता है, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया। रिस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ। अब रिस्पायरेशन का प्रोसेस होने के बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, फिर इसी गिल्स में CO2 गया, फिर इसको पानी में ही छोड़ दिया। तो इस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है फिश में। अब देखिएगा, फिश जिंदा नहीं रह पाता। अगर हम उसको पानी के ऊपर लाएं, ज़मीन पे ले आएँ, तो वो नहीं रह पाएगा। वैसे ही प्रॉन भी हो जाएगा, बहुत से मछलियां हैं, बहुत सी चीज़ हो जो कि नहीं रह पाता। जब उसको पानी, तुरंत मर जाएगा, 2-3 घंटे के बाद ही वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन को नहीं ले पा, उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन अगर मिल जाता है, क्योंकि अगर पानी में तो कम ऑक्सीजन है, ओके, अगर उसको हम एयर में लाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो क्यों नहीं जिंदा रहता है? तो क्योंकि वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को नहीं ले सकता, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेता है, क्योंकि वो गिल्स से रिस्पायरेशन का प्रोसेस, ब्रीथिंग वो किससे करता है? गिल्स से करता है। तो इस कारण से वो नहीं रह पाता है। इस कारण से आपका क्वेश्चन आएगा कि मछलियाँ बाहर लाते ही क्यों मर जाती है? मछली जल की रानी होती है, आप बहुत जानते होंगे, क्यों मर जाती है? तो इसका सिंपल सा कारण है, क्योंकि वो गिल्स होते हैं तो उसके पास, और अगर उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दिया जाए तो वो नहीं उसको अडेप्ट कर पाएगा, और दैट्स वाई वो मर जाएगा। अर्थवॉर्म में मैंने आपको बताया, इंसेक्ट्स में स्पायरिकल्स होते हैं। तो बहुत सा ऐसा रिस्पायरेशन का अभी टर्म है, और मैं हमेशा, अब हमें पढ़ना है ह्यूमन में। मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में रिस्पायरेशन बताया, इसमें मैंने आपको बताया रिस्पायरेशन का प्रोसेस किसमें कैसे होता है। अगला है ह्यूमन, जो कि आज मैं नहीं बताने वाला, अपने नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। ह्यूमन, और ह्यूमन का पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तो और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और अगर देखना चाहते हैं तो आप, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि मैं सिंपल सा है, एक बुक को फॉलो करते हुए आपको पढ़ाते चल रहा हूँ, और एक कहानी जैसा आपको बता देता हूँ, जिससे क्या होगा कि अगर मुझे सुनकर आप नोट्स बना लीजिएगा तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 100 स्टूडेंट से मिलेंगे तो आपको 70-80 स्टूडेंट बोलेंगे कि बायोलॉजी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज इसको रिमेंबर, याद करना पड़ता है। पर अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको जान लेंगे तो आपको ये हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस कारण से आपको अगर अच्छा लगे तो इसको और भी दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ। सब्सक्राइब करवाइए उनको, कि ताकि आपको नए नए वीडियो में, 10th क्लास के बच्चे हैं ना, 10th क्लास के बच्चे में ये होता है कि आप अपने दोस्तों को ही बताइए कि हाँ ऐसे बायोलॉजी पढ़ा जा सकता है, कॉन्सेप्ट बेस में, आराम से, ठीक है। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट जैसे वीडियो आए तो वो सबसे पहले आपके पास आए। सो प्लीज़ हैव ए नाइस डे।